दोस्तों, कई सालों बाद एक ऐसा खतरनाक वैम्पायर जिंदा हो जाता है जो इंसानों का खून पीकर उनकी सारी यादों को पढ़ लेता था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें मार्कस और विलियम नाम के दो भाई दिखाए जा रहे थे। मार्कस और विलियम दोनों ही अमर होते हैं क्योंकि उनके फादर अलेक्जेंडर एक शाही खानदान से थे। पर कुछ समय बाद मार्कस को चमगादड़ काटने की वजह से वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका था, और वहीं विलियम को भेड़ियों ने काट लिया था, इसीलिए उसके अंदर वॉल्फ की पावर आ जाती है। पर विलियम अपनी शक्तियों का गलत यूज करके सभी इंसानों को मारने लग जाता है। उसने तो मार्कस के भी किंगडम पर जाकर हमला कर दिया था। अब यहाँ मार्कस के लोगों को जब इस बारे में पता चलता है तब वो तुरंत ही विलियम के पास आ गए थे। सबसे पहले तो मार्कस के साथियों ने उन लोगों को जला दिया था जिसे कि विलियम ने काट कर इन्फेक्ट कर दिया होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वो सारे लोग भेड़ियों में कन्वर्ट हो सकते थे। मार्कस के लोगों ने तो विलियम को पूरी तरीके से जंजीर से बांध कर रखा था। विलियम तो अपने खौफनाक भेड़िए के रूप में आ जाता है। इतने लोगों की जान लेने की वजह से मार्कस के साथी कहते हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन मार्कस इस तरीके से अपने छोटे भाई विलियम को मरने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो विलियम को हमेशा के लिए कैद करके रखेंगे। अब ये पूरा सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर हम सर्लिन नाम की एक वैम्पायर को देखते हैं जिसने मार्कस के एक साथी को जान से मार दिया था। मार्कस जो अपने समय का बहुत ही खतरनाक वैम्पायर था, वो इतने सालों तक जिंदा रहने के लिए अपने आप को जमीन के अंदर दफना कर रखता था। लेकिन सर्लिन को ये बात पता थी कि अगर मार्कस को ये सारी चीजें पता चल गई तब वो मुझसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। सर्लिन का तो माइकल नाम का एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। अब यहाँ कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो मार्कस को जाकर खत्म कर देंगे, क्योंकि मार्कस इतना ज्यादा पावरफुल वैम्पायर था कि अगर वो आजाद हो गया तब उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। वो सारे लोग जैसे ही जमीन को खोदकर बाहर निकालते हैं तब शॉकिंग बात ये थी कि मार्कस वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होता, और अब उनके सामने अचानक मार्कस अपने असली रूप में आ जाता है, जो था एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वैम्पायर। मार्कस के दो बड़े बड़े पंख भी होते हैं, और अब वो तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला करके उनका ब्लड पीने लगा, जिससे मार्कस को काफी सारी पावर्स और एनर्जीज मिलती हैं। साथ ही साथ मार्कस जिस भी आदमी का खून पी रहा था उसकी सारी यादें भी वो सोख लेता है। और अब मार्कस अपने मरे हुए साथी के कातिल को ढूंढना चाहता था, यानी और कोई नहीं बल्कि सर्लिन। यहाँ सर्लिन अपने दोस्त माइकल के साथ एक मिशन पर निकली होती है। अब एक जगह रुकने के बाद सर्लिन अकेले ही थोड़ा आगे चली गई थी कुछ काम करने के लिए, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि मार्कस उसका पीछा कर रहा है। सर्लिन लगातार अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ माइकल को काफी भूख लगने की वजह से वो तो खाना खाने लगा था, पर ये इंसानों का खाना उसे पचता ही नहीं, इसीलिए माइकल ने तुरंत ही उल्टी कर दी थी। तब जाकर हमें एक बात रिवील होती है कि माइकल एक वॉल्फ है जो अभी अपने इंसानी रूप में मौजूद था। उसी रेस्टोरेंट में कुछ पुलिस वालों की नजर टीवी चैनल पर चली गई, जहां माइकल की तस्वीर दिखाकर कहा जा रहा था कि ये एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। पुलिस वाले तो माइकल को उसी रेस्टोरेंट में देखकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। माइकल तो चुपचाप अपनी जान बचाकर तुरंत जंगल में भागने लगा था। इत्तेफाक से थोड़ा और अंदर जाने के बाद सर्लिन और माइकल एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन सर्लिन ने देखा कि माइकल की बॉडी पर बहुत सारे बुलेट्स के निशान हैं और वो खून निकलने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसीलिए अब सर्लिन माइकल को कहती है कि तुम जल्द से जल्द मेरा खून पी लो, जिससे कि तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। माइकल के ऐसा करने पर उसे सच में काफी ज्यादा पावर्स मिल रही थी, और अब वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उस जगह पर अब मार्कस आ जाता है जो सर्लिन को जान से मारना चाहता था, लेकिन मार्कस के ऐसा करने से पहले ही माइकल ने लगातार उसके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छे मौके का फायदा उठाकर माइकल और सर्लिन तुरंत वहां से भाग जाते हैं। उन्होंने तो एक ट्रक हाईजैक कर लिया था जिससे कि वो काफी तेजी से बढ़ रहे थे, पर मार्कस अपने बड़े बड़े पंखों की मदद से उड़ते हुए उनका पीछा करते ही जाता है। उसने तो ट्रक को भी पलटने की कोशिश की थी, लेकिन मार्कस ट्रक से नीचे गिरने की वजह से नाकामयाब हो जाता है। मार्कस इसीलिए उनका पीछा नहीं करता क्योंकि अब सुबह होने वाली होती है। कोई भी वैम्पायर दिन के समय में जा ही नहीं सकता। वहीं हमें ट्रक के अंदर दिखाया जा रहा था कि जैसे ही सूर्य की किरणें सर्लिन की बॉडी पर पड़ती हैं तब उसकी स्किन अचानक जलने लगी थी, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर है और दिन के समय में उसकी बॉडी ये सारी चीजें सहन नहीं कर सकती। माइकल तुरंत सर्लिन को कवर कर लेता है और ट्रक को एक छोटे से कारखाने में लेकर आ जाता है, जिससे कि एक भी रोशनी सर्लिन पर पड़े ही ना।
दुनिया। अंधेरे में आने के बाद वो सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पता चला कि माइकल और सरलिन एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों तो इतनी घमासान लड़ाई में से बचकर निकलने के बाद उसी ट्रक में एक दूसरे के साथ प्यार करने लग जाते हैं। अब हमें लॉरेंस नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अपने सभी आदमियों के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां विक्टर की डेड बॉडी मौजूद थी। लॉरेंस ने जब विक्टर की बॉडी को चेक किया तब उसके अंदर एक अजीब तरीके का डिवाइस मौजूद होता है। उस डिवाइस के अंदर सर्कुलर टाइप का कोई ताबीज इंसर्ट करना था। ये ताबीज किसी और के पास नहीं बल्कि माइकल के पास होता है। माइकल ने तो ये ताबीज सेरेलिन को भी दिखाया था, पर सेरेलिन को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। इसीलिए अब लॉरेंस अपने सभी आदमियों को आदेश देता है कि वो सरलिन और माइकल को कैसे भी ढूंढ कर लेकर आएं। वहीं सरलिन जब उठती है तब उसे अपने पास माइकल का वही ताबीज दिखाई दिया। सरलिन नहीं जानती थी कि आखिर ये ताबीज क्या करता है। उसने तो बिना कुछ सोचे समझे ताबीज के बीच वाला हिस्सा दबा दिया था जिससे कि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब अचानक से सरलिन को अपने पास्ट की कुछ विजन्स आने लगे थे जिसमें वो एक बच्ची होती है और उसके हाथ में वही लॉकेट मौजूद था। ये सारे विजन्स एकदम धुंधले थे इसीलिए सरलिन इन्हें समझ ही नहीं पाती। वो तो इस ताबीज के बारे में माइकल से भी पूछती है लेकिन माइकल को भी कुछ नहीं पता था। इसीलिए सरलिन ने माइकल को बताया कि मैं एक बहुत ही पुराने वैम्पायर को जानती हूँ जिनके पास वैम्पायर्स की हिस्ट्री की काफी सारी नॉलेज मौजूद थी। वो जरूर हमारी मदद करेंगे इस ताबीज के बारे में पता लगाने के लिए। माइकल और सरलिन तुरंत निकल पड़े थे उस वैम्पायर के लोकेशन की तरफ। हालांकि वो दोनों कई घंटों का सफर तय करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं लेकिन रास्ते में उन्हें कई सारे भेड़ियों का सामना करना पड़ा। माइकल भी सरलिन की मदद करता है उन्हें हराने के लिए और अब वो दोनों उस आदमी के पास पहुंच चुके थे जो वैम्पायर्स के सारे इतिहास के बारे में जानता था। सरलिन ने उस वैम्पायर से पूछा कि आखिर तुम इस लॉकेट के बारे में क्या जानते हो। तब जाकर उस इतिहासकार वैम्पायर ने बताया कि दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर मार्कस था और सबसे पहला भेड़िया उसका छोटा भाई विलियम था। लेकिन विलियम को इतनी सारी पावर्स मिलने के बाद वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी को मारने लगा। हालांकि अब विलियम यानी कि भेड़ियों की सेना काफी बड़ी हो चुकी थी। इसीलिए मार्कस विक्टर के पास आकर उसके साथ एक सौदा करता है। मार्कस ने विक्टर को हमेशा के लिए अमर कर दिया लेकिन उससे ये वादा करवाया कि भेड़ियों को मारने में वो उसकी मदद करेगा। अब विक्टर जिसके पास काफी बड़ी सेना थी वो मार्कस और वैम्पायर्स के साथ मिलकर भेड़ियों को खत्म करने लगे थे और इसी तरीके से मार्कस ने अपने भाई विलियम को हमेशा के लिए कैद कर दिया। और ये लॉकेट जो माइकल के पास है वो विलियम को उसकी कैद से छुड़ाने की चाबी है। और तो और उस इतिहासकार वैम्पायर ने सरलिन से कहा कि तुम भी मार्कस के खानदान की वंशज हो लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को मार्कस ने ही मारा था। सरलिन जब छोटी होती है तभी से उसके दिमाग में वो सारी यादें भरी थी जहाँ पर मार्कस के भाई विलियम को कैद किया गया था। यानी कि अब मार्कस के अलावा सिर्फ सरलिन को ही पता होता है कि विलियम कहाँ पर है और इसी ताबीज की वजह से विलियम को उसकी कैद से आजाद किया जा सकता है। लेकिन सरलिन ने उस वैम्पायर से और भी सारी चीजें पूछी जिसका जवाब उसके पास नहीं होता। इसीलिए उस इतिहासकार वैम्पायर ने सरलिन को एक दूसरे आदमी के बारे में बताया जो उसकी मदद कर सकता था। सरलिन माइकल के साथ तुरंत ही वहाँ जाने के लिए निकल जाती है लेकिन अब कुछ समय बाद वहाँ पर मार्कस आ जाता है जो उसी इतिहासकार वैम्पायर को काफी मारते हुए उससे सारी बातें पूछ रहा था। कुछ ना बताने पर मार्कस ने उसका पूरा खून ही चूस लिया जिससे कि मार्कस को पता चल गया था कि सरलिन और माइकल यहाँ पूछताछ करने आए थे। इसीलिए अब मार्कस अपने बड़े पंख निकालकर उन दोनों के पीछे चला गया था। सरलिन अब बताए गए आदमी के पास पहुंच जाती है। शॉकिंग बात ये थी कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस था जिसने इससे पहले विक्टर की बॉडी में से वो डिवाइस बाहर निकाला था। लेकिन जैसे ही सरलिन ने लॉरेंस के हाथ पर वो अंगूठी देखी जो सेम टू सेम माइकल के लॉकेट से मैच कर रही थी तब सरलिन समझ जाती है कि ये आदमी जरूर अलेक्जेंडर है यानी विलियम और मार्कस का फादर। लॉरेंस ने कहा कि हाँ मैं पहले उस नाम से जाना जाता था लेकिन अब नहीं। सरलिन लॉरेंस से पूछ रही थी कि आखिर मार्कस मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तब जाकर लॉरेंस बताते हैं कि इतने सालों तक सोते रहने के बाद मार्कस के दिमाग में से वो सारी यादें मिट चुकी थी जहाँ पर उसने विलियम को कैद किया था। उस जगह के बारे में अब सिर्फ सरलिन को ही पता है। इसीलिए मार्कस ताबीज हासिल करने के साथ साथ तुम्हें पकड़कर विलियम के कैद होने की जगह का पता भी लगाना चाहता था ताकि मार्कस अपने छोटे भाई विलियम को जान से मार सके।
अब तो देखते ही देखते वहाँ पर गोलियों की आवाजें आने लगती हैं, यानी कि मार्कस अब वहाँ आकर सारे सिपाहियों को मारने लगा था। मार्कस तो अब माइकल से फाइट करने लग जाता है, लेकिन माइकल के पास इतनी भी ज्यादा पावर्स नहीं थी कि वो मार्कस को बिना हथियार के हरा सके। माइकल को बुरी तरीके से घायल करने के बाद मार्कस सीधा सरलिन के पास आ जाता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन मार्कस जल्द से जल्द उस जगह के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए उस सरलिन का थोड़ा सा खून पीकर उस बारे में जान जाता है जहाँ विलियम को कैद किया गया था। मार्कस अब सरलिन को बिना मारे वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। उसने तो ताबीज भी ले ली थी। मार्कस डायरेक्टली उड़ते हुए अपने फादर यानी कि लॉरेंस के पास आया। दरअसल लॉरेंस ने अपने पास उस ताबीज का दूसरा हिस्सा रखा होता है और अब वो हिस्सा मार्कस को चाहिए था। लॉरेंस अपने बेटे मार्कस को समझा रहे थे कि ऐसा करने पर चारों तरफ जंग छिड़ सकती है और फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन तुम्हारे हाथ में भी ना रहे, लेकिन मार्कस बता रहा था कि अब कोई भी भेड़िया या फिर वेम्पायर ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। मैं और मेरे भाई के मेल से एक ऐसी प्रजाति तैयार होगी जो वेम्पायर और भेड़ियों का कॉम्बिनेशन होगा। मार्कस ने तो उस लॉकेट का दूसरा पार्ट हासिल करने के लिए अपने ही फादर की जान ले ली होती है। वहाँ सरलिन को पता चला कि माइकल बुरी तरीके से घायल होने के बाद मर चुका है। सरलिन बहुत ही ज्यादा रोने लग गई थी, पर अब वो सीधा लॉरेंस के पास आ जाती है जो अब मरने वाला था। लॉरेंस सरलिन को कह रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, तब तुम मेरा खून पी लो जिससे कि तुम्हें काफी सारी पावर्स मिल सकती हैं। और अब अगले ही मोमेंट में लॉरेंस की मृत्यु हो चुकी थी। सरलिन को पता था कि उसे क्या करना है, इसीलिए अब वो लॉरेंस के बहुत सारे लोगों के साथ उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ पर विलियम की बॉडी को कैद किया गया था। लेकिन मार्कस तो सरलिन से पहले ही उस जगह पर पहुँच जाता है, जो एक कैद खाने के पास आकर उसी लॉकेट को उसके अंदर डालकर खोल देता है। वहाँ पर तो इतने सालों से विलियम कैद हुआ था जो पूरी तरीके से भेड़िया बन चुका होता है। उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा डरावनी और खौफनाक लग रही थी। शुरुआत में विलियम अपने भाई मार्कस को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन मार्कस विलियम को बताता है कि हम अब भी भाई हैं और हमें एक बार एक दूसरे को समझकर देखना चाहिए। मार्कस अपने डीएनए और अपने भाई के डीएनए से एक अलग ही टाइप की प्रजाति बनाना चाहता था जो वैम्पायर्स और भेड़ियों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन अब कुछ ही देर में सरलिन और बाकी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पानी में से अंदर आने के बाद वो सब रेडी हो जाते हैं फायरिंग के लिए। सरलिन के ऊपर तो मार्कस ने ही हमला कर दिया था। मार्कस समझ रहा था कि वो सरलिन को बड़ी आसानी से हरा देगा, लेकिन सरलिन ने लॉरेंस का खून पिया होता है जिससे उसकी पावर पहले से 10 गुना बढ़ चुकी थी। सरलिन मार्कस को मारते हुए उसे एक जगह पर बंद कर देती है जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ विलियम जो एक खौफनाक भेड़िया था, वो लॉरेंस के आदमियों को लगातार काटने लग जाता है। विलियम के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था, लेकिन अब सरलिन अपने बंदूक की मदद से लगातार विलियम पर फायर करने लगी थी, पर इन छोटी छोटी गोलियों का विलियम पर कुछ असर ही नहीं पड़ता। दोनों के बीच एक घमासान फाइट हो रही थी। विलियम का साइज भले ही काफी बड़ा और भयानक था, लेकिन उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है। अब हमें हेलीकॉप्टर के अंदर माइकल की डेड बॉडी दिखाई जा रही थी, जिसमें अचानक से कुछ रिएक्शन होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि माइकल के अंदर किसी टाइप की एनर्जी आ रही है। सरलिन तो लगातार विलियम को मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन विलियम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। अब हमें दिखाया जा रहा था कि मार्कस ने अपनी सारी पावर्स लगाकर उस दीवार को उठा लिया था और आजाद हो गया था। सरलिन के सामने अब मार्कस और विलियम मौजूद थे, जो उसे बुरी तरीके से मारने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन अगले ही मोमेंट में वहाँ माइकल अपने पूरे अवतार में आ जाता है। माइकल तो डायरेक्टली विलियम से लड़ाई करने लगा था। वहीं मार्कस सरलिन को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार सरलिन मार्कस को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, क्योंकि उसके बॉडी में लॉरेंस का खून जो दौड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ माइकल विलियम से लड़ते हुए आखिरकार अंत में उसे जान से मार देता है। मार्कस को जब ये पता चला तब वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने नुकीले पंख निकालते हुए सरलिन के बॉडी में घुसा देता है। सरलिन पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी, पर अब उसने मार्कस के उस पंख को तोड़ते हुए एक नुकीला भाग मार्कस के सर के आर पार कर दिया था, यानी कि सरलिन ने मार्कस को मार दिया था। विलियम, मार्कस, विक्टर और अलेक्जेंडर सारे बुरे लोग मारे जा चुके थे। यहाँ ताज्जुब की बात ये थी कि सरलिन के ऊपर थोड़ी सी रोशनी पड़ती है और इस बार सरलिन की बॉडी जल ही नहीं रही थी। माइकल भी ये देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। दरअसल ये सब लॉरेंस के खून की वजह से हुआ था जो अब सरलिन की बॉडी में होता है, और अब सरलिन एकदम शांतिपूर्वक माइकल के साथ अपने आगे की जिंदगी गुजारेगी। इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।